नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा चुनाव के सत्ता संग्राम की। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस एंटी इंकम्बेंसी का लाभ उठाने की फिराक में है। हालांकि कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान है। वही बात करेंगे बुलंदशहर के पासू नगला में जलभराव की जटिल समस्या की। साथ ही देखिए उत्तराखंड राजभवन से राज्य दंगारोधी विधेयक को मंजूरी मिलने पर फोकस करते रिपोर्ट। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। हरियाणा में क्या एंटी इंकम्बेंसी है? ऐसे में क्या कांग्रेस गुल खिला पाएगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैनेजमेंट कितना कारगर होगा? हालांकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई की हवा है। वहीं शैलजा कुमारी की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल कांग्रेस वोट बंटने से रोकना चुनौती होगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में सत्ता विरोधी वोट एक मुश्त कांग्रेस को ना चले जाए और लड़ाई त्रिकोणी हो जाए, इसके लिए प्रतिद्वंदी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है। दूसरी ओर अपने नेताओं की बेरुखी और पार्टी के ही कुछ लोगों के कारनामे कांग्रेस की इस राह में कांटे के समान होंगे। बहरहाल इन सब से बची तो कांग्रेस गुल खिला पाएगी। आपको बता दें कि टिकटों के बंटवारे में इस बार कांग्रेस ने चतुराई बरती है। भाजपा में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद हुई बगावत को देख कांग्रेस ने पहली सेफ सूची सिटिंग विधायकों की और उसके बाद नामांकन से एक दिन पहले। इसके बावजूद बगावत उसे भी झेलनी पड़ रही है और 17 बागी मैदान में पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही उतरे हुए हैं। वे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कुछ मैनेज भी कर लिया है। पिछले चुनाव में सबक लेते हुए कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक 72 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला गुट को केवल 12। बता दें कि 2019 में सैलजा के 28 समर्थकों को टिकट मिला था, जिसमें से केवल 3 जीत पाए थे। रणदीप सुरजेवाला व किरण दोनों के 5 समर्थकों को टिकट मिला था, लेकिन सुरजेवाला खुद ही हार गए और किरण सिर्फ अपनी सीट निकाल पाई थी। दूसरी ओर हुड्डा के 23 समर्थक जीते थे। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें मिलने के बाद हाईकमान ने हुड्डा को और ज्यादा फ्री हैंड दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई तेज हो रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। सुरजेवाला का ये बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि वह मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर नहीं है। याद दिलाना होगा कि हरियाणा में पार्टी की एक और दिग्गज नेता और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर अपनी सियासी ख्वाहिश को खुलकर जाहिर कर चुकी हैं। हरियाणा में सरकार बनाने की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस को आपसी नेताओं की लड़ाई से झटका लग सकता है। हाल ही में कुमारी सैलजा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सैलजा मेरी बहन है, अगर उनके विरुद्ध बोला तो बख्शा नहीं जाएगा। कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं बोल सकता। बीजेपी के मैनिपुलेटेड लोग ही ऐसा कर रहे हैं। पार्टी में अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ कांग्रेस का मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी से है। बता दें कि चुनाव से करीब 6 माह पहले जिस तरह से सैलजा, रणदीप व किरण का गुट हुड्डा को चुनौती देता नजर आता था, वैसी स्थिति अब नहीं है। किरण चौधरी तो भाजपा में जाकर राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और सुरजेवाला अपने बेटे समेत कुछ समर्थकों को टिकट दिलाने तक जोर लगा रहे हैं। सैलजा ने पहले खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और मुख्यमंत्री पद की वे दावेदार भी मानी जाती। चुनाव तो उन्हें नहीं लड़ाया गया, लेकिन दूसरी दावेदारी उनकी अब भी हो सकती है। सीएम का विकल्प भी खुला रखना कांग्रेस हाईकमान की रणनीति का ही हिस्सा है। सैलजा की दावेदारी में दलित वोट खींचेंगे, जबकि हुड्डा के सीएम बनने की संभावना से जाट वोट। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के होने से भी जाट दलित गठजोड़ कांग्रेस के लिए फिट बैठ रहा है। यही वोट इस बार निर्णायक होंगे। लेकिन टिकट आवंटन के बाद जिस तरह सैलजा ने खुद को प्रचार से दूर कर लिया है, उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में भी अगर वे इसी तरह दूरी बनाए रखती हैं, तो उनकी वजह से जीतने दलित वोट आने का आकलन कांग्रेस लगाए बैठी है, वह गणित गड़बड़ा सकता है।
हुडा, सैलजा व सुरजेवाला एक साथ किसी रैली या मंच पर अभी तक नहीं दिखे हैं। गुटबाजी व निचले स्तर पर संगठनहीन होने के बावजूद कांग्रेस के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर है भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। सत्ता विरोध की लहरों पर उसकी नाव सवार है। इन लहरों का फायदा केवल उसे ही ना मिले, इसके लिए भाजपा व दूसरे दल भी जोर लगाए हुए हैं। यानी मुकाबले तो त्रिकोणीयों और चतुष्कोणीयों बनाकर वोटों के बिखराव की रणनीति। जाट वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ ना के बराबर रही है, इसीलिए भाजपा इस वोट बैंक का बिखराव चाहती है। कांग्रेस की चिंता यही है कि पिछली बार जिस तरह से जननायक जनता पार्टी के साथ जाट वोट बट गए थे, उसी तरह इस बार अगर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बटे तो उसे नुकसान हो सकता है। यही नहीं, इनेलो का बसपा के साथ गठबंधन होने से दलित वोट भी बट सकते हैं और भाजपा को फायदा हो सकता है। अति उत्साह में गलतियां होती हैं और कांग्रेस को भी इसी का डर है। सैलजा पर हाल ही में एक कांग्रेस समर्थक की ओर से की गई टिप्पणी को दलित विरोधी बताते हुए भाजपा व अन्य दलों ने भुगाने की कोशिश की। रक्षात्मक हुए भूपेंद्र सिंह हुडा को सैलजा को अपनी बहन कहकर सफाई देनी पड़ी। अब तक आक्रामक कांग्रेस नैरेटिव गढ़ रही है और भाजपा को उसके मद्देनजर अपनी रणनीति बनानी पड़ रही है। किसानों, पहलवानों व जवानों के मुद्दों को कांग्रेस ने इतना बड़ा बना दिया है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर उम्मीदवारों तक को इन तीनों वर्गों को लेकर अति सघन व रक्षात्मक होना पड़ रहा है। इन तीन वर्गों के इर्द गिर्द ही सभी दलों का पूरा प्रचार व मुद्दे घूम रहे हैं। दूसरी ओर अग्निवीरों को रोजगार, एमएमसी की कानूनी गारंटी और सरकारी कर्मचारियों को होल्ड पेंशन स्कीम जैसे वादों के साथ कांग्रेस ने जनता की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है। किसानों व पहलवानों के मुद्दों पर ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में आने व चुनाव लड़ने से और हवा मिली है। कांग्रेस अब ये नैरेटिव सेट करने की पुरजोर कोशिश में है कि इनेलो बसपा गठबंधन भाजपा की ही बी टीम है। इन्हें दिया गया वोट भाजपा के ही पक्ष में जाएगा क्योंकि ये नतीजों के बाद एक हो जाएंगे। कांग्रेस के सभी नेता यही बात अपनी सभाओं में प्रचारित कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि भाजपा से दूर रहने वाला जाट वोट कई जगह ना बट जाए, दूसरा मुकाबला सीधा कांग्रेस व भाजपा में ही रहे, बहुकोणीय ना हो जाए। कांग्रेस को वोट बंटने का खतरा अब इनेलो बसपा गठबंधन ही नहीं, आम आदमी पार्टी से भी है, जिसने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जाट और दलित वोटों के गठजोड़ से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही जेजेपी ने भी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है। जेजेपी और आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन भी पूरे जोर शोर में प्रचार में जुटा है। एक और कांग्रेस अपनी गारंटी से जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र से कितना फायदा पार्टी को हरियाणा से होता है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। विदा होते मानसून ने उत्तर भारत से पहाड़ तक ऐसी गदर मचाई है कि अव्यवस्था के चलते समस्याओं ने सिर उठा लिया है। बुलंदशहर के पहाड़सू नगला में जल भराव ने आम लोगों के साथ स्कूली बच्चों को मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये यूपी के जनपद बुलंदशहर के पहाड़सू देहात नगला बिजली घर और प्राथमिक विद्यालय की है, जहां ग्रामीण मासूम बच्चे पानी में निकलने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की बात करें तो ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे लोगों को समस्या से निजात नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ और शिकारपुर एसडीएम ने शिकायत तो गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में कह सकते हैं कि आखिर इन ग्रामीणों का क्या कसूर है जो मौसम जनित दुश्वारी से जूझने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि काफी बच्चे बीमार पड़ गए हैं, घर में खाना बनाने तक को जगह नहीं बची है। नाम है दादा आपका? टोजन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? नगला बिजली घर। दादा ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है, किस तरह की समस्या है इससे? इससे तो इतनी बड़ी समस्या है, सारे बच्चे बीमार हैं, मतलब लोगों को निकलने में परेशानी है, सांप तक के घर में घुस रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है यहाँ निकलने में पैर खराब हो गए लोगों के, सड़ गए पैर भी सड़ गए। अच्छा, स्थानीय प्रधान, सेक्रेटरी और बीडीओ से शिकायत करी आपने? शिकायत तो करी है मगर कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। मतलब कल भी लोग आए थे तो वो थाने वालों ने जो उसको जेसीबी वालों को धमका के भगा दिया। भाई जेसीबी वाले ने कहा हमसे, मैंने कहा, बोले जी हम ये थाने वालों ने धमका दिया, हम देखेंगे। उसके डर की वजह से जेसीबी लेके चला गया।
समस्या ये है, सब लोग बीमार भी हो रहे हैं, पानी रुका हुआ है काफी दिन से। ये थाने वाले हैं, इन्होंने बंद करा रखा है स्पेशली में, तो सबसे ज्यादा ये नहीं रोक रहे हैं। शासन प्रशासन बताओ, सब ऐसी मरा रहे हैं और यहाँ सब स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। सब पूरे गांव में वहां तक पानी, सब देख सकते हैं आप तिलकनिया। तो घर का पालन पोषण किस तरह हुआ जब घरों में पानी भरा? बस अब आदमी घर से भी नहीं निकल पा रहा है, घर से निकला नहीं जा रहा है। हर आदमी समस्या में बहुत ही परेशान है। बता दें कि विकट समस्या के बाद भी स्थानीय प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। आखिर मजबूर गांव वाले मुख्यमंत्री और बुलंदशहर के डीएम से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे रोड जाम करने को मजबूर होंगे, जबकि पास में बिजली घर बना हुआ है। ग्रामीण इस दहशत में जी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिजली का तार टूट जाए और पानी में बिजली उतर आए, जिससे गांव में कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। लोगों ने बताया कि पहले भी कई बार पानी में करंट उतर चुका है, जिससे गांव के पशु बिजली की चपेट में आ चुके हैं। डूब रहा है, बालक तंतने से बालक डूब रहा है और घंटों में पानी भर रहा है। क्या करें, कैसे करें, मर जा कहूँ, जा करेंगे। हम तो रोड जाम करेंगे साहब, अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी। कल पूरे दिन वहाँ धरना दे के बैठे रहे। क्या नाम है अम्मा जी आपका? शकुंतला देवी। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा अम्मा, किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ? समस्या का आप सगरी समस्या देख रहे हैं। आप बताओ, पानी कितना कितना पानी आ रहा है। स्कूल में बच्चे भी ना जा पा रहे हमारे। बताओ क्या करो, बच्चे बीमार है, घर में शाम घुस रहे। बताओ क्या करो जा पे। अच्छा, आप लोगों ने प्रधान, सेक्रेटरी और वीडियो शिकायत करी है? सबसे शिकायत करी, कोई ना सुनना है। आज आ रहे का कल आ रहे, कोई ना आ रहे हैं। पानी की परेशानी है, कुछ बात की परेशानी नहीं है। हमारे घर में पानी भर गया है, हमारे रोटी तक को परेशान है। हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर मकान गिर गए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे दब जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, इस पानी को लेकर आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? करी थी, काहू ने कार्रवाई नहीं ली थी। शिकारपुर जन कहाँ भाजे थे लोग बाग, सब जनानी औरत सब गई थी, किसी ने नहीं ली थी। वहीं जल भराव की समस्या को लेकर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का कहना है कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन निवारण नहीं हो पाया। समस्या बहुत आ रही है। अब देखिए, आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। स्कूल का भी हो रहा है, यहाँ भी बाहर का भी हो रहा है। हमें भी आने में बहुत समस्या हो रही है, बच्चों को भी समस्या हो रही है और आगे स्थिति आपके सामने ही है जो भी है। आपने उच्च अधिकारियों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने ग्राम प्रधान जी को भी अवगत करा दिया है और अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भी अवगत करा दिया है इस मामले में। अब स्थिति ये तो अब देखिए, आप सामने देख सकते हैं जो भी स्थिति है। इस तरह से बच्चे भी पानी में आते रहे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये तो देखिए, आप जो स्थिति बनी हुई है अवगत करा दिया। उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने ऊपर अवगत करा दिया अपने अधिकारियों को। बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अपना दर्द बताने में भावनाओं का उबाल नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुश्किलें इंसान को कितना मजबूर बना देती हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि समस्या का निवारण जल्द होना चाहिए, ताकि जल भराव के चलते इलाके में संक्रमण न फैल पाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव नंगला बिजली घर और प्राथमिक विद्यालय बिजली घर पर। देखिए, अगर तस्वीरों की बात करें तो तस्वीर बहुत ही भयानक तस्वीर है। अगर बात की जाए, देखिए तमाम लोग नंगला बिजली घर के पानी में निकलने को मजबूर है। अगर बच्चों की बात करें स्कूल के, तो स्कूल के बच्चों में भी निकलने को, जो पानी में से निकलने को बहुत ही बुरी तरह से मजबूर है। अगर आखिरकार जो जिस तरह से लगातार बीमारी जो फैल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि कहीं भी कोई भी जल भराव नहीं होने पाए। लेकिन अगर यहाँ के जो लोगों का जो कहना है, उनका कहना ये है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी अभी तक जल भराव की स्थिति को दूर नहीं किया गया है। जबकि अगर प्रधान की बात करें तो प्रधान ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बीडीओ की बात करें तो बीडीओ भी पूरी तरह से शिकायत करने के बाद भी अभी तक बीडीओ ने भी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारियों की बात करें। हालांकि जो लोगों ग्रामीणों का जो आरोप है, ये आरोप है कि लगातार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। और जो तस्वीर है, जिस तरह से मासूम बच्चे पानी में निकलने को मजबूर है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जो लगातार जिस तरह से बीमारी जो फैल रही है, अगर किसी बच्चों में बीमारी फैल जाती है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जो लगातार जो तस्वीरें हैं वो बाहर के कहीं ना कहीं बहुत ही डरावनी तस्वीरें, क्योंकि जो पूरा गांव है बिजली नंगला घर, ये पूरी तरह से पानी में समाया हुआ है। और लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि चूल्हे पे तक जहाँ रोटी बनाते हैं वहाँ भी पानी भर गया है और लोग रोटी बनाने में भी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ यहाँ एक दो व्यक्ति और मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं किस तरह की समस्या है। मैं ग्राम प्रधान सदस्य हूँ पहासू नंगला बिजलीघर देहात से।
और यहाँ मेरे गांव की काफ़ी स्थिति खराब हो चुकी है। पानी घरों तक स्थिति भरी हुई है। पब्लिक आने जाने के लिए भी परेशान हो रही है। काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। अब मतलब इतना है स्थिति खराब कि खाना तलक भी नहीं बन रहा है। किस तरह की समस्या होती है जाने में? सर एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती है। इतना पानी भरा हुआ होता है कि पैदल इंसान निकल ही नहीं सकता, आपकी सारी ड्रेस खराब हो जाएगी। अच्छा, जैसे आप जॉब करती हो, अभी अभी अपने घर से जा रही हो, अगर जिस तरह से अभी आप देखा जा रहा है पूरी मोटरसाइकिल पानी में डूबी हुई थी, तो आपके कपड़े जिस तरह से बिगड़ गए हैं, तो इस तरह से कैसे आप जॉब करने जा पाओगे? हाँ, उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं और मतलब पानी के निकास के लिए कोई भी यहाँ पे प्रबंध नहीं किया गया है प्रॉपर। आप भी मानती है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, ऐसा तो है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात कही जाए, लोग काफी परेशान है और जो तमाम लोगों का यही कहना है कि स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय चाहे बीडीओ की बात करें, सेक्रेटरी की बात करें, ग्राम प्रधान की बात करें, पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। अगर यहाँ तक कि जो लोगों का जो कहना है, उन्होंने यहाँ शिकारपुर के जो उप जिला है दीपक कुमार पाल को भी एक शिकायती पत्र दे चुका है पानी की समस्या को लेकर। अभी तक कोई भी समस्या नहीं है। अब लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनपद बुलंदशहर डीएम से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पानी की समस्या का निस्तारण हो। अब देखना यह होगा कि डीएम इस पर कितनी जल्दी संज्ञान लेते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, बिजली घर जो नंगला के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अनिल मीना, केंद्र इंडिया, बुलंदशहर। यहाँ रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड राजभवन ने राज्य दंगारोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की इस मंजूरी के बाद अब दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसा जाएगा, साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन ने मंजूरी दी है और ये विधेयक गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान 23 अगस्त को पास हुआ था। विधायी विभाग से औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने रांची बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है। भाजपा के राज में शांति प्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं, जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि भाजपा लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड हम लोगों ने महिलाओं के बलिदान से, आंदोलन से बनाया है। आज इस प्रदेश की बेटियां अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लगातार गैंग रेप केस इस प्रदेश में हो रहे हैं और हिमालयी राज्यों में, हिमालयी जो 9 राज्य हैं उनमें पहला नंबर इस वक्त महिला अत्याचार, महिला बलात्कार पे उत्तराखंड है। ये हमारे लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उन बलात्कारों में, चाहे चंपावत हो, चाहे सल्ट हो, चाहे लाल कुआं की घटना हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, चाहे अंकिता भंडारी की घटना हो, इनमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। कि जब सरकारों में सरकार के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर तवज्जो दी जाती है। आज जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग, शासन प्रशासन के लोग भाजपा के नेताओं को इतना ज्यादा जो है वेटेज दे रहे हैं हर बात पर। वो प्रशासनिक काम न कर सरकार की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। कई ऐसे वाक्य हैं जहां झूठे मुकदमे लगाने की बात आई तो पुलिस ने एकदम भाजपा की बी टीम बनकर पूरे प्रदेश में कई जगहों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए। कई घटनाएं ऐसी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब पुलिस को मुकदमे लिखने चाहिए थे, मजबूत न लिखकर जिसे पीटा है उसी पे गलत मुकदमे लिख दिए गए।
देखिए, एक राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपनी जमीन को तलाश करने की काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी जमीन पूरी खिसक चुकी है, महिलाओं का कांग्रेस में कहीं तक भी बताएं, अगर वो महिलाओं को कहीं आगे बढ़ाने की बात करते हैं या महिलाओं को कहीं आगे रखने की बात करते हैं, महिलाओं को कहीं आगे पहुंचाने की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं को शोषण किया और केवल भीड़ समझने की कोशिश करते हैं। और आज अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की सोच रही है। उनको शायद ऐसा लगता है कि ये सब गलत भ्रमबाजी जाल फैला करके प्रदेश की जनता को गुमराह करके शायद राजनीतिक अवसर उनको प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं। आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा के अपने ही नेताओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य के डीजीपी ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को राज्य सरकार और पुलिस पर थोड़ा भरोसा रखने की सलाह दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को अपने दायरे में रहने की सलाह दी है। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगती है। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता की है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल करने पड़ रहे हैं। देखना होगा कि राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।